हिंदी छीन सकता हूँ। अध्याय 291 कॉल। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। अगर मैं माइकल के साथ मिलकर मिस्टर क्लेन और जैन जुड़वा भाइयों की पिटाई कर देता तो क्या तुम्हें सच में कोई आपत्ति नहीं होती? क्या इससे तुम फंस नहीं जाती, जैन परिवार से दुश्मनी नहीं बढ़ जाती और अकादमी में भी समस्याएं पैदा नहीं हो जाती? कालेब ने एलिस से पूछा जब भाई बहन फुटपाथ पर चल रहे थे। वे सुरक्षा विभाग जा रहे थे, जहां एलिस को उम्मीद थी कि किसी और के हाथ लगने से पहले उसे वॉच टावर के सुरक्षा कैमरे द्वारा रिकॉर्ड की गई रिकॉर्डिंग की एक प्रति मिल जाएगी। वह ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि कोई भी रिकॉर्डिंग में बदलाव न कर सके। बर्बर दंपति द्वारा बनाई गई रिकॉर्डिंग मौजूद थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि रिकॉर्डिंग में मिस्टर क्लेन को ही निशाना बनाया गया था। दंपति मिस्टर क्लेन को अपमानित करना चाहते थे और उस फुटेज को स्टारनेट पर गुमनाम रूप से फैलाना चाहते थे। हालांकि एलिस ने यह सुनिश्चित किया कि ऐसा न हो। उसने उनकी रिकॉर्डिंग को अपने कब्जे में ले लिया और यह सुनिश्चित किया कि बर्बर दंपति मूल रिकॉर्डिंग को मिटा दें। एलिस को मिस्टर क्लेन की प्रतिष्ठा या ऐसी किसी भी बात की परवाह नहीं थी, लेकिन माइकल के लिए उसे इतनी चिंता थी कि वह समझती थी कि अगर वीडियो स्टारनेट पर वायरल हो गया तो वह और भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। एक शिक्षक की पिटाई करना ही उसके लिए काफी परेशानी का सबब था। अगर अरबों लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो माइकल को निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। उसके कृत्य सैफाइलेक मिलिट्री अकादमी के अधिकार क्षेत्र में नहीं बल्कि सरकार के अधिकार क्षेत्र में आएंगे, और एलिस यही रोकना चाहती थी ताकि माइकल को उसके कृत्यों के लिए कठोर दंड न मिले। श्री क्लेन अकादमी के सबसे कमजोर शिक्षक हो सकते हैं, और हो सकता है कि वे जान पहचान के जरिए अकादमी में आए हों, लेकिन वे तीसरे स्तर के जागृत व्यक्ति भी हैं। अगर माइकल जरा सा भी कमजोर होता, या अगर श्री क्लेन ने माइकल को इतना कम ना आंका होता, तो मेडिकल रूम में लेटा हुआ व्यक्ति माइकल होता, श्री क्लेन नहीं। एलिस ने कुछ अनमने ढंग से बुदबुदाया। वह ये भी कहना चाहती थी कि श्री क्लेन उन गिने चुने शिक्षकों में से एक है जो आत्मा के प्रकटीकरण के रहस्य और अपने कवचधारी योद्धा को सशक्त बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अनूठी तकनीक सिखाने के इच्छुक है, लेकिन उसने इसे छोड़ दिया क्योंकि वह समझती थी कि ये तथ्य वास्तव में कालेब के पक्ष में अच्छे कारण थे। उसका ध्यान सामने मौजूद होलोग्राफिक स्क्रीन पर केंद्रित हो गया। अगर तुम और माइकल ने मिलकर भी काम किया होता, तब भी मिस्टर क्लेन को बिना गंभीर चोट खाए हराना काफी मुश्किल होता। मुझे माइकल से ऐसी उम्मीद नहीं थी। एलिस अचानक रुक गई और अपनी जगह पर ठहर गई, जिससे कालेब को भी धीमा होना पड़ा। यह है, उसने धीरे से कहा, और अगले ही पल अपना मुंह बंद कर लिया। एलिस अचानक धीमी क्यों हो गई, ये जानने के लिए कालेब उत्सुक था और उसने उसकी होलोग्राफिक स्क्रीन पर एक नजर डाली। वह बर्बर दंपति द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो देख रही थी। कालेब समझ गया कि एलिस मिस्टर क्लेन के अपमान को नहीं देख रही थी। वास्तव में एलिस को वीडियो में जरा भी आनंद नहीं आ रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसने बस कुछ बार भौहें चढ़ाईं। कालेब ने गौर किया कि जब भी माइकल से सुनहरी धाराएं निकलती थीं और जब उसके चारों ओर चांदी के ब्लेड प्रकट होते थे तो उसकी भौहें और भी गहरी हो जाती थीं। अगर मुझे सही याद है तो माइकल एक लॉर्ड रिफ्ट में था। क्या उसने वहां से सोलिट्रेट्स प्राप्त किए थे? जब कालेब को समझ आया कि एलिस ने भौहें क्यों चढ़ाई थीं, तो उसने पूछा। माइकल के पास पहले से ही अधिकांश जागृत लोगों की तुलना में कहीं अधिक आत्मीय गुण थे, फिर भी ऐसा लग रहा था कि उसके दोस्त ने कुछ नए गुण प्राप्त कर लिए हैं। कालेब लड़ाई पर इतना ध्यान केंद्रित था कि उसने माइकल की शक्तियों पर सवाल ही नहीं उठाया। मुझे लगता है ऐसा ही है, एलिस ने इस लहजे में कहा जैसे वह कोई सवाल पूछ रही हो। कालेब ने एलिस की ओर देखा, जो क्रिस्टल घड़ी पर कॉल आने के बाद ही होश में आए। ये सैफिरलेक मिलिट्री अकादमी के सुरक्षा विभाग का फोन था। एलिस ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने कॉल उठाया और सुरक्षा विभाग के प्रमुख से कुछ मिनट बात की। कॉल के दौरान उसका चेहरा धीरे धीरे बिगड़ता चला गया। कॉल समाप्त होते ही उसका चेहरा गुस्से से भर उठा और उसे अपने धड़कते दिल को शांत करने के लिए गहरी सांसें लेनी पड़ी। क्या हुआ? कालेब ने पूछा। उसके दिल में थोड़ी बेचैनी थी। ऐसा लगता है कि कुछ परिवारों ने माइकल की हरकत के बारे में सुन लिया है। वे आज की घटना को मुद्दा बनाना चाहते हैं और कह रहे हैं कि मेरा शिष्य बेकाबू हो गया है। मुखिया ने कहा कि इन परिवारों ने ज़ेनोविया परिवार को अपने शिष्यों पर अधिक ध्यान देने की बात कही है और सुरक्षा विभाग को माइकल और मुझे सजा देने से पहले पूरी तरह से जांच करनी चाहिए। एलिस ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया। सजा? तुम्हें? कालेब ने पूछा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना है। हाँ, वे मुझे भी सजा देना चाहते हैं। आखिरकार एक गुरु अपने शिष्य के कार्यों के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार होता है।
सुरक्षा विभाग के प्रमुख ने कहा कि मेरे शिक्षण में बहुत सारी कमियां थीं और उन्हें माइकल को कड़ी सजा देनी होगी ताकि दूसरों को सबक मिले। आखिरकार ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं हुई। खैर, मुझे इस तरह की बकवास की उम्मीद थी। कम से कम कुछ हद तक तो थी ही। एलिस नाराज तो लग रही थी, लेकिन उसे झटका नहीं लगा। पल भर में शांत हो जाने और साजिश का शिकार होने के बाद भी संयम बनाए रखने की उसकी क्षमता ने कालेब को ज्यादा चिंता न करने की वजह दी। माइकल ठीक हो जाएगा, है ना? उसने फिर भी पूछा। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। कालेब को अपनी बहन पर भरोसा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अन्य सर्वोच्च परिवारों, महान कुलों और उच्च कुलीनों को हल्के में लेता था। कालेब भली भांति जानता था कि अधिकांश शक्तिशाली लोग एलिस और जेनोविया परिवार पर हमला करने का अवसर तलाश रहे थे, और अब पहले से कहीं अधिक। उसने सैफाइलेक मिलिट्री अकादमी के पदानुक्रम और अधिकार को चुनौती दी और दिन दहाड़े साथी छात्रों की भुजाएं काट दी। हालांकि उन्होंने उसका अपमान करना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्होंने उस पर शारीरिक हमला नहीं किया, एलिस ने जवाब दिया। वह गहरी सोच में डूब गई और बोली, अगर वे अखाड़े में लड़ते तो बहुत आसान होता। अकादमी में उपलब्ध चिकित्सा उपचार को देखते हुए कटी हुई भुजाएं शायद इतनी बड़ी समस्या न हो, लेकिन उसके कृत्य वास्तव में इतने गंभीर हैं कि वे उसके युद्ध चिन्ह को नष्ट करने की मांग कर रहे हैं। सरकार के मानकों के अनुसार उसे शायद अपराधी माना जाएगा, इसलिए उसके युद्ध चिन्ह को नष्ट करना एक उचित दंड होगा। उसके युद्ध चिन्ह को नष्ट करना? वे ऐसा नहीं कर सकते। कालेब जोर से चिल्लाया। उसने अपनी बहन के कंधों को पीछे खींचा और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए उम्मीद की कि वह झूठ बोल रही हो। हालांकि उसकी आंखों में झूठ या अतिशयोक्ति का कोई निशान नहीं था। बिल्कुल, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये सब न केवल इसलिए हुआ क्योंकि मैंने माइकल की मानसिक स्थिति पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, बल्कि मेरी वजह से ही वह बड़ों की साजिशों में भी फंस गया, एलिस ने शांत भाव से कहा। उसने जानबूझकर कुछ तथ्यों को छिपाया, जैसे कि यह तथ्य कि अगर एलिस ने अन्य परिवारों को बिना लड़ाई के अपने शिष्य के युद्ध प्रतीक को नष्ट करने की अनुमति दी, तो बर्सेर्कर्स और वारलॉक सेंटोस जेनोविया परिवार पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन कालेब को शुरू से ही इन तथ्यों को जानने की आवश्यकता नहीं थी। एलिस ने कालेब का हाथ अपने कंधे से हटाया और मुंह फेर लिया। उसने क्रिस्टल घड़ी खोली, कुछ संदेश टाइप किए और फिर एक कॉल किया। मैं ही हूं। मुझे जेनोविया परिवार के प्रति आपके परिवार के एहसानों का इस्तेमाल करना होगा। हाँ, आपको पहले से ही पता है। अच्छा, इससे काम आसान हो जाता है। थोड़ी मदद कर दीजिए। हाँ, वह इसके लायक है। लेकिन परेशान मत होइए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद। कैलेब एलिस की कही हुई सारी बातें नहीं सुन सका, लेकिन कुछ वाक्य ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाने के लिए काफी थे। हालांकि कालेब को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि एलिस ने अभी अभी किसे फोन किया था, लेकिन उसे सहज रूप से पता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। राहत की सांस लेते हुए उसके कंधे झुक गए और उसने चौड़ी मुस्कान के साथ एलिस को देखा। मेरी बहन वाकई सबसे अच्छी है। ठीक है, मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। अलविदा। कुछ मिनट बात करने के बाद एलिस ने आखिरकार कॉल काट दी। उसने कॉल लॉग देखा और दांत पीसते हुए उस व्यक्ति का नाम बदल दिया जिसे उसने अभी अभी कॉल किया था। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, यह थोड़ा परेशान करने वाला है। एलिस सुरक्षा विभाग की इमारत की ओर मुड़ी और एक बार फिर उसकी ओर चलने लगी। माइकल और मिस्टर क्लेन के बीच हुई लड़ाई का होलोग्राफिक स्क्रीन पर वीडियो चल रहा था। कुछ बार वीडियो देखने के बाद एलिस ने वीडियो बंद कर दिया और फाइल को स्टारनेट मैसेंजर पर ले जाकर उस महिला के खाली चैट में डाल दिया, जिसे उसने कुछ सेकंड पहले कॉल किया था। वो औरत हमेशा इतनी जिद क्यों करती है? उन सारी शर्तों का क्या फायदा? एलिस ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा। उसे पिछली कॉल में हुई हर एक बात साफ साफ याद थी। उसने वीडियो फाइल भेजी, क्रिस्टल घड़ी बंद की और सुरक्षा विभाग की इमारत की ओर चलते हुए लगातार गालियां देती रही। कुछ मिनट बाद उसे कई सूचनाएं मिली, जिनमें हंसने वाले इमोजी और एक विशेष संदेश था जिसने एलिस को सबसे ज्यादा परेशान किया। मांग करने वाली औरत, उसका नाम माइकल फैंग था, है ना? दफा हो जाओ, निरस्त। एलिस ने माइकल को कुछ दिनों तक शांत रहने और हमेशा की तरह कक्षाओं में जाने की सलाह दी। माइकल ने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने दोबारा अपनी कक्षाओं में जाना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें लगा कि उनके अकादमिक जीवन की हर चीज सामान्य हो गई है। बस एक ही अपवाद था कि अफवाहें फैलने लगीं। कुछ छात्रों ने माइकल को जैन जुड़वा भाइयों की भुजाएं काटते हुए और मिस्टर क्लेन के साथ उसकी लड़ाई देखी थी। अगर ये छात्र पूरे अकादमी में सबसे बड़े चुगलखोर न होते तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं होती।
जैन जुड़वा भाइयों और मिस्टर क्लेन के साथ उसकी लड़ाई की अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। जैसे ही अकादमी में यह अफवाह फैलने लगी, छात्र उस पर अधिक ध्यान देने लगे। माइकल को अलग नजरों से देखा जाने लगा और उसके बारे में फैल रही अफवाहें और भी ज्यादा बेतुकी, अतिरंजित और परेशान करने वाली हो गईं, जिनमें कालेब, लिंकन, जीक और उसके आसपास के अन्य लोग भी शामिल हो गए। कुछ लोगों को जेनोविया परिवार के वंशजों और दो महान रईसों के बीच एक गुमनाम व्यक्ति का होना संदिग्ध लगा। एनाबेल क्लेयर को छोड़कर बाकी सभी लोग कमोबेश जाने माने परिवारों से थे, फिर भी माइकल के चारों ओर पतंगों की तरह मंडराते हुए सब लोग दिखाई देते थे। इसने कई प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ साथ द्वितीय वर्ष के छात्रों और यहां तक कि वरिष्ठ छात्रों का भी ध्यान आकर्षित किया। माइकल को अचानक मिल रही इस अटेंशन से चिढ़ हो रही थी, पर वह कुछ कर भी नहीं सकता था। आखिरकार उसे पता था कि जैन जुड़वा भाइयों और मिस्टर क्लेन को गुस्सा दिलाकर उसने गलती की है। इसलिए उसने इस अटेंशन को अपनी सजा की शुरुआत समझा। मुझे उन पर खुलेआम हमला नहीं करना चाहिए था। अखाड़े में उन्हें चुनौती देना और उनके आत्मसमर्पण करने से पहले ही उनकी जमकर पिटाई करना कहीं ज्यादा आसान होता, माइकल ने सोचा और खुद को कोसते हुए कहा कि उसने बहकावे में आकर जल्दबाजी में बहुत जल्दी गुस्सा कर लिया था। उसे बेहतर पता होना चाहिए था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब खुद को रोकना उसके लिए असहनीय हो गया। जैसे ही उसके भाई का जिक्र हुआ, उसके दिमाग में कुछ बदल गया। क्या सच में यह उसकी गलती थी? फिर भी माइकल को इस बात की खुशी थी कि उसने तलवार की ऊर्जा से जुड़वा बच्चों पर वार करते समय थोड़ा संयम बरता। उसने उन्हें अपाहिज नहीं किया और न ही उन्हें कोई स्थायी नुकसान पहुंचाया। स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए एलिस ने उनका अतिरिक्त इलाज किया। अतिरिक्त इलाज महंगा था, लेकिन इससे जुड़वा बच्चों की हड्डियां, नसें और बाहों में ऊर्जा की नसें मजबूत हो जाएंगी, जब उनकी भुजाएं पूरी तरह से जुड़ जाएंगी। शिकायत करने के बजाय जुड़वा बच्चों को अपनी भुजाएं काटने के लिए माइकल का शुक्रिया अदा करना चाहिए। दुर्भाग्यवश एलिस द्वारा किया गया इलाज इस तथ्य की भरपाई नहीं कर सका कि माइकल ने एक छोटे रईस के वंशजों पर जान से मारने की मंशा से हमला किया था। अगर वह आखिरी क्षण में न रुका होता, तो जैन जुड़वा बच्चे अब तक मुर्दाघर में ठंडे शव बन चुके होते। यह एक पेचीदा मामला था, खासकर एक शिक्षक की संलिप्तता और कई उपद्रवी व्यक्तियों के कारण, जो इस घटना से लाभ उठाना चाहते थे। वॉच टावर के पास हुई घटना के 5 दिन बाद माइकल कैलेब और अन्य लोगों के साथ कैफेटेरिया में एक मेज पर अपनी बड़ी प्लेट लेकर बैठा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, ठीक वैसे ही जैसे डैनियल फैन की मृत्यु से पहले था। हालांकि वास्तविकता में सब कुछ बदल चुका था। माइकल पहले जैसा महसूस नहीं कर रहा था। पिछले कुछ हफ्तों से वह जितना उदास था, उससे थोड़ा अधिक ऊर्जावान तो था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह पूरी तरह से पहले जैसा हो गया था। नहीं, सब कुछ अलग लग रहा था। वह ओरिजिन एक्सपेंस में भी नहीं गया था। माइकल को अनटेम्ड जंगल की बहुत याद आ रही थी, जो काम और मनोरंजन से गुलजार रहता था। लेकिन चूंकि एलिस ने उसे आगे की कार्रवाई तय होने तक अकादमी परिसर में ही रहने को कहा था, इसलिए माइकल ने बिना किसी शिकायत के बात मान ली। ओरिजिन एक्सपेंस की ओर जल्दबाजी करने के बजाय माइकल ने पुरानी भाषाओं के पाठ्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्होंने ड्रेकोनिया युग की भाषा की अपनी समझ को और गहरा किया। लॉर्ड रिफ्ट में ड्रेकोनिया युग की लिखित और बोली जाने वाली भाषा सीखने के बाद माइकल टेम्पल ऑफ द फॉरगॉटन के रहस्यों के एक कदम और करीब पहुंच गए। इस प्रकार उन्होंने अपने द्वारा अध्ययन किए गए पुरानी भाषाओं के पाठ्यक्रम के प्रोफेसर के साथ अपने कुछ ज्ञान को साझा किया, लेकिन संयोगवश उनकी भूमिकाएं उलट गईं। प्रोफेसर ने छात्र की भूमिका निभाते हुए ड्रेकोनिया युग की भाषा, उसके उच्चारण, लिखित भाषा और अन्य कई विषयों पर अनगिनत प्रश्न पूछे। माइकल को ड्रेकोनिया युग की भाषा का पूरा ज्ञान नहीं था, लेकिन प्रोफेसर के गहन प्रश्नों का उत्तर देते हुए उसे भाषा की समझ बढ़ती गई। प्रश्नों के उत्तर देते हुए अपने ज्ञान को साझा करना और उसे और गहरा करना काफी रोचक था। लेकिन माइकल ने पुराने भाषा पाठ्यक्रम में इतना समय इसलिए नहीं बिताया था। वह बस थोड़ा और ध्यान भटकाना चाहता था। उसके बारे में अफवाहें और भी गंभीर होती गईं और जल्द ही वॉच टावर के सुरक्षा कैमरे की फुटेज का कुछ हिस्सा अकादमी के फोरम पर जारी कर दिया गया। माइकल का पारिवारिक और निजी जीवन अब कोई रहस्य नहीं रह गया था। सभी को माइकल के अतीत के बारे में पता चल गया कि उसकी बहन गायब हो गई थी और उसके माता पिता ने उसे और उसके भाई को बचपन में ही छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें ये भी पता चल गया कि उसके भाई की मृत्यु हो गई थी। इससे उसकी स्थिति और भी बदतर हो गई और उसके लिए अजीब निगाहों से बचना लगभग असंभव हो गया था। यही कारण था कि उसने कुछ समय के लिए मेमोरी लेन कोर्स से दूर रहने और पुरानी भाषाओं और प्राचीन खंडहर जैसे पाठ्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना, जहां माइकल उन गिने चुने छात्रों में से एक था।
लिमिट ब्रेकर कोर्स में भाग लेना भी उसके लिए ठीक था क्योंकि वह व्यायाम करते समय भारी कवच सूट का वजन बढ़ाकर खुद को विचलित कर सकता था। उसने अभी तक अपना पुराना रूप नहीं पाया था, लेकिन माइकल पहले से ही अपने शरीर पर पड़ने वाले भार को बढ़ा रहा था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके पास अपने भाई के बारे में सोचने के लिए न तो समय हो और न ही ऊर्जा और न ही किसी की ताक झांक भरी निगाहों का उस पर कोई असर पड़े। 5 दिन बाद एलिस आखिरकार उससे मिली। उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे साफ बता रहे थे कि एलिस बहुत थकी हुई थी और पिछले कुछ दिनों से उसे एक पल का भी आराम नहीं मिला था। 5वें स्तर के लॉर्ड होने के नाते इतने कम समय के बाद आराम की शायद जरूरत न हो, लेकिन इससे यह और भी स्पष्ट हो गया कि एलिस पिछले कुछ दिनों से तनाव में थी और कड़ी मेहनत कर रही थी, सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कि माइकल को कठोर दंड न मिले। जाहिर है, एलिस को अपने परिवार की प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखना था। इससे मामला और भी पेचीदा हो गया क्योंकि माइकल का भविष्य और उसके परिवार की प्रतिष्ठा दोनों ही दांव पर थे। आखिरकार माइकल को हल्का दंड मिलने पर कई परिवार अपनी चिंता और असहमति जाहिर कर देते। अगर एलिस ने माइकल को उसके कृत्यों के लिए दंडित नहीं किया, तो हर कोई उसकी आलोचना करेगा। यह पूरी तरह संभव था कि ज़ेनोबिया परिवार के खिलाफ काम करने वाले शक्तिशाली लोग पत्रकारों को काम पर रखकर ज़ेनोबिया परिवार के बारे में अपमानजनक खबरों से भरे टैब्लॉइड पूरे स्टारनेट में फैला दे ताकि उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा सके। लेकिन ठीक यही स्थिति तब भी उत्पन्न होगी जब एलिस किसी को भी माइकल को कठोर दंड देने की अनुमति देगी। कठोर दंड से एलिस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी, कम से कम बरसेरकर्स और वॉरलॉक सैंटोस की नज़र में तो जरूर। आखिरकार बरसेरकर्स और वॉरलॉक सैंटोस माइकल के कृत्य को बुरा नहीं मानेंगे। इसके विपरीत माइकल के इस कार्य की ट्राइटन गठबंधन में प्रशंसा की जाएगी। यदि बरसेरकर्स और वॉरलॉक सैंटोस को पता चले कि एलिस ने अपने शिष्य को इसलिए दंडित किया क्योंकि उसने अपने लिए खड़े होने, किसी को भी उसे नीचा न दिखाने देने और अपने मृत भाई के नाम और परिवार के सम्मान की रक्षा करने जैसा नेक काम किया, तो वे ज़ेनोबिया को मूर्ख और नीच समझने लगेंगे। ये वाकई मुश्किल था और माइकल को इस बात का थोड़ा अफसोस भी था। ज्यादा चिंता मत करो माइकल, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी बिल्कुल यही करती। शायद मैं खुद को बिल्कुल भी रोक नहीं पाती, एलिस ने माइकल के कंधे पर थपथपाते हुए कहा और फिर माइकल के बिस्तर के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। वे दोनों फिलहाल उसके कमरे में थे क्योंकि जब एलिस उससे मिलने आई थी तब सुबह के काफी दिन बाकी थे। जो भी हो, मैं तुम्हारे कमरे में इसलिए जल्दी आई क्योंकि तुम्हारी सजा आखिरकार तय हो गई है, एलिस ने थकी हुई मुस्कान के साथ बताया। ये कमीने, हीरो और कुछ अन्य परिवार प्रमुख बहुत परेशानी पैदा कर रहे थे। तुम कल्पना भी नहीं कर सकती कि ये गिद्ध कितने परेशान करने वाले हैं। यहाँ तक कि अकादमी के प्रधानाचार्य और मुख्य परिषद के सदस्यों से निपटना भी मुश्किल था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने आगे कहा, मैंने उसके लड़कों को विशेष देखभाल दी ताकि उन्हें लगी चोटों से फायदा हो, फिर भी वह शांत नहीं हुआ। खैर, हीरो जान तो बस एक परेशान करने वाली मक्खी है। तुमने मिस्टर क्लेन को पीटकर अकादमी के पदानुक्रम को कमजोर किया, ये बात बर्दाश्त करना आसान नहीं था। जैसे जैसे एलिस बोलती गई, माइकल के मन में कई सवाल उठने लगे। उसे इस बात पर थोड़ी हैरानी भी हुई कि एलिस इतनी ज्यादा बोल रही थी। एलिस के मुंह से शब्दों का झरने की तरह बहना उसके स्वभाव के थोड़ा विपरीत था, लेकिन साथ ही ये किसी तरह से सुकून देने वाला भी था। इसलिए माइकल सुनता रहा। सच कहूं तो अगर हम सैफायर लेक मिलिट्री अकादमी में लागू सैन्य कानून के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, तो आपको निष्कासित कर दिया जाना चाहिए और आपके सभी अधिकार छीन लिए जाने चाहिए। इसके बाद संभवतः आपको कुछ समय के लिए जेल में डाल दिया जाएगा और सबसे बुरी स्थिति में आपका युद्ध चिन्ह चकनाचूर हो जाएगा, एलिस ने गंभीर होते हुए कहा। माइकल हौंफ उठा। क्या वे उसके युद्ध प्रतीक को तोड़ देंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला था। माइकल को भले ही ओरिजिन एक्सपेंस की इच्छा से प्यार न हो, लेकिन ओरिजिन एक्सपेंस और उसका इलाका उसके जीवन का अभिन्न अंग बन चुके थे। माइकल को मुंह बनाते देख एलिस हल्की सी मुस्कुराए। सौभाग्य से जुड़वा बच्चों की भुजाएं पूरी तरह से जुड़ गईं। उनकी भुजाएं पहले से भी अधिक मजबूत हैं। इसका मतलब है कि आप पर केवल अत्यधिक हिंसा और मारपीट का आरोप लगेगा और कुछ मामूली मामलों का भी। इसके अलावा वॉच टावर पर हुई पूरी घटना रिकॉर्ड और प्रसारित की गई थी, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि आप अपनी वर्तमान स्थिति में भी खुद को रोकने की कोशिश कर रहे थे। इन सभी कारकों के साथ साथ सैफायर लेक मिलिट्री अकादमी के सबसे बड़े निवेशक के हस्तक्षेप से आपकी सजा में बदलाव किया जा सकता है। यदि आप कुछ शर्तों को पूरा करते हैं तो आपकी सजा पूरी तरह से माफ की जा सकती है। आखिरी वाक्य सुनकर माइकल ने फ्राउनिंग किया।
एलिस और उसके परिवार के खिलाफ साजिश रचने के लिए रईसों ने उसे इस्तेमाल करने में जो परेशानी खड़ी की, उसके बाद भी वे उसकी सजा रद्द करने को तैयार थे। माइकल को राजनीति की ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वह इस बात से भली भांति वाकिफ था कि अधिकांश रईस कितने तुच्छ थे। इसके अलावा कोई भी संगठन, यहां तक कि सैन्य अकादमियां भी अपनी सत्ता को किसी के द्वारा, विशेषकर माइकल जैसे गुमनाम व्यक्ति द्वारा, कमजोर होते देखना पसंद नहीं करता था। दरअसल उसे अपने कृत्यों के लिए किसी न किसी प्रकार की सजा की उम्मीद थी। ये स्वाभाविक था। माइकल ने सिर झुकाकर एलिस को ध्यान से देखा। उसे यह समझने के लिए बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं थी कि एलिस ने अपने संपर्कों और प्रभाव का इस्तेमाल करके उसकी सजा रद्द करवा दी थी। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। माइकल तुरंत समझ गया कि एलिस कुछ जानकारी छुपा रही है। उसकी आंखों में दिख रही झिझक ने उसकी पोल खोल दी। शर्तें क्या हैं? क्या हैं? माइकल ने संदेह से पूछा। एलिस एक पल के लिए हिचकिचाई और इस तरह उसकी आंखें खुल गईं। कुछ तो गड़बड़ थी। यह क्या है? माइकल ने एक बार फिर पूछा। खैर, यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर आप 3 महीने के भीतर अंतरायामी ध्वज युद्ध में भाग लेते हैं तो आपकी सजा माफ की जा सकती है, एलिस ने अंत में उत्तर दिया और शर्तों में से एक का खुलासा किया। यह क्या है? माइकल ने उलझन में पूछा। किसी कार्यक्रम में भाग लेना ही उसकी सजा रद्द करने के लिए काफी था। यह तर्कसंगत नहीं लगता था। एलिस ने माइकल की उलझन को समझा और उसकी मदद करते हुए कहा, तुम्हें बैटल एक्सचेंज याद है ना, ट्राइटन एलायंस की सबसे युवा पीढ़ी का वार्षिक युद्ध विनिमय? अरे हाँ, मुझे याद है। माइकल ने सिर हिलाया और एलिस के आगे बोलने का इंतजार करने लगा। पेड्रा और लाविता परिवार सहित कुछ महान रईसों ने मांग की है कि आपकी सजा के तौर पर आपको टेकुर के खिलाफ अंतरआयामी ध्वज युद्ध में भाग लेना होगा। इसका मतलब है कि आपको 2 सप्ताह के भीतर बैटल एक्सचेंज में भाग लेना होगा और ध्वज युद्ध में ट्राइटन गठबंधन के प्रतिनिधियों में से एक बनने के लिए कम से कम 3 लड़ाइयां जीतनी होंगी। ओह, अब मुझे याद आया। एलिस द्वारा टेकुर का जिक्र करते ही माइकल लगभग बोल पड़ा। उसे याद आया कि एलिस ने उसे टेकुर के बारे में बताया था और उन्होंने लूमिना तारकीय प्रणाली में घुसपैठ करने के लिए एक लघु आयाम द्वार बनाया था। क्या उन्होंने इसे ध्वज युद्ध इसलिए कहा क्योंकि टेकुर को घुसपैठ करने से रोकने के लिए आयामी स्तंभों को नष्ट करना होगा? माइकल ने ये सोचते हुए कंधे उचका दिए। उसे ठीक से पता नहीं था कि अंतरायामी ध्वज युद्ध का सजा न मिलने से क्या संबंध है, लेकिन उसने तुरंत पूछा भी नहीं। माइकल ने पेड्रा और लिंकन के परिवार के बारे में सोचा। उसे पूरी तरह से यकीन नहीं था कि लिंकन और जीक ने इसमें किसी तरह का प्रभाव डाला था या उनके परिवार की संलिप्तता महज एक संयोग थी। बैटल एक्सचेंज में भाग लेने के लिए मुझे रैंकिंग में कितना ऊपर होना चाहिए? उसने पूछा, इस उम्मीद में कि कुछ सवालों के जवाब मिल जाएं, इससे पहले कि वह और भी ज्यादा उलझन में पड़ जाए। आपको या तो पहले साल का सूरज बनना होगा या फिर 12 सितारों में से एक बनना होगा, एलिस ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। बैटल एक्सचेंज में नए छात्रों के लिए केवल 13 सीटें थीं। यह माइकल की उम्मीद से थोड़ा कम था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। ज्यादातर नए छात्र उसकी उम्र के थे, कुछ तो उससे थोड़े छोटे भी थे, और उनमें से किसी के पास भी उतने शक्तिशाली सोलर ट्रेड्स नहीं थे जितने उसके पास थे। और मुझे अंतरायामी ध्वज युद्ध में शामिल होने के लिए बैटल एक्सचेंज में 3 लड़ाइयां जीतनी होंगी। आपने यही कहा था, है ना? माइकल ने फिर पूछा। उसका दिमाग बुरी तरह से कपकपा रहा था। सैफाइलेक मिलिट्री अकादमी के अधिकांश छात्रों के लिए बैटल एक्सचेंज दिलचस्प था क्योंकि उनके परिवार, घर, कबीले और संघ बरसेरकर्स और वॉरलॉक सैंटोस के करीब आना चाहते थे। ये दोनों प्राचीन युद्धप्रिय जातियां थीं, जिनमें असाधारण युद्ध कौशल और ओरिजिन एक्सपेंस में विशाल क्षेत्र थे। उनके करीब आने से परिवार में उनकी प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हो सकती थी। माइकल को भी उनमें दिलचस्पी थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा किसी और चीज से ज्यादा उनके ज्ञान में थी। हालांकि अंतरआयामी ध्वज युद्ध उसे ज्यादा रोचक लग रहा था। पिछली बार एलिस ने कहा था कि टेकुर अपनी शक्तिशाली आत्मा विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। अगर मैं कर सकूं तो। माइकल के पास खुद के लिए पर्याप्त आत्मा विशेषताएं हो सकती थीं, लेकिन वह टियारा को लेकर चिंतित था। टियारा को अभी तक सोलर ट्रेड सिंबल और सोलर स्टार फ्रैगमेंट निकालने से कोई लाभ नहीं मिला था। वह केवल उन्हीं सोलर ट्रेड्स को स्वीकार करती थी जो उसके लिए उपयोगी हों। यह तर्कसंगत तो था, लेकिन इससे मामला थोड़ा और पेचीदा हो गया था। उन्हें अभी तक टियारा को पसंद आने वाली कोई चीज नहीं मिली थी। अगर टियारा के पास एक मजबूत रक्षात्मक प्रकार का सोलर ट्रेट होता, तो लॉर्ड ड्रिफ्ट में हमारे संयुक्त प्रयास सभी की रक्षा के लिए पर्याप्त होते। राप डी अल्फा एस नोवेल, सीओ माइक्रोन एम। माइकल ने गहरी सांस ली।
उसने वनकल्पित बोनो को और अधिक सोलिट्रेट्स देने के बारे में सोचा, लेकिन उसे यह बात पसंद नहीं आई कि वे जब चाहे अपनी वफादारी की कड़ी तोड़ सकते हैं। उन्हें और अधिक सोलिट्रेट्स देना और उन्हें और उन्नत बनाना माइकल तब तक नहीं करेगा जब तक उसे बदले में कुछ न मिले। लेकिन टियारा अलग थी। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। लेसर डायमेंशन गेट में टेकुर का शिकार करके हासिल किए जा सकने वाले सोलिट्रेट्स के बारे में सोचते हुए माइकल थोड़ा असमंजस में था। अधिकांश अन्य युवाओं के लिए लेसर डायमेंशन गेट महज एक प्रशिक्षण मैदान और अन्य जातियों की अत्यधिक शक्ति को समझने का सुनहरा अवसर था, लेकिन माइकल के लिए ये स्वयं को मजबूत करने का सुनहरा अवसर था। लेकिन क्या वह वाकई एक बार फिर खतरे में कूदना चाहता था? लॉर्ड रिफ्ट में हुए आतंक और चोटों के तुरंत बाद तुम्हें ध्वज युद्ध में कम से कम एक टेकुर को मारना होगा। सजा से बचने के लिए तुम्हें ये दूसरी शर्त पूरी करनी होगी, एलिस ने कहा, और थोड़ी देर बाद उसके होठों से एक गहरी आह निकली। इस समय माइकल अपने विचारों से बाहर आ गया। वह इतना भ्रमित था कि टेकुर के सोलिट्रेट्स और सोलर स्टार फ्रैगमेंट के लिए उनका शिकार करने के बारे में सोचना उसके लिए संभव नहीं था। इन सब का मेरी सजा से क्या लेना देना है? अकादमी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि तुम्हें श्री क्लेन और जुड़वा बच्चों को मानसिक और शारीरिक चोटों के लिए मुआवजा देना होगा और तुम्हें X दिनों के लिए हिरासत में भेजा जाएगा। उन्हें कम से कम मुझे 1 मार्क तो देना चाहिए, या कुछ ऐसा ही। माइकल ने हताशा भरे स्वर में कहा। ऐसा लग रहा था मानो माइकल सजा पाना चाहता हो। मुझे लगा कि जेनोविया परिवार द्वारा बरसेरकर्स और वॉरलॉक सैंटोस के करीब आने की कोशिशों के कारण किसी ने मेरे खिलाफ साजिश रची है। फिर भी कोई नतीजा क्यों नहीं निकला और मुझे उन कमीनों की बातें क्यों सुननी पड़ी, और अंत में मुझे कोई सजा भी नहीं मिली। माइकल के अचानक हुए इस आवेश को देखकर एलिस उसे घूरने लगी और उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि माइकल अचानक इतना भावुक हो जाएगा। माइकल की इस तरह की प्रतिक्रिया को समझने में उसे कुछ सेकंड लगे। फिर भी एलिस को थोड़ा अजीब सा लगा। क्या वह अपने कार्यों के लिए दंडित होना चाहता था? संतुष्टि के लिए? नहीं, शायद नहीं। क्या उसे यह पसंद नहीं है कि दूसरे इस बात से सहमत हैं कि उसने सही काम किया? वॉच टावर के सुरक्षा कैमरे की फुटेज देखने के बाद लगभग सभी ने माइकल के कार्यों का समर्थन किया। क्या माइकल को यह बात नापसंद थी? क्यों? क्या इस तरह की बात पर मिली सराहना उसे अच्छी नहीं लगी? उसने नियमों को तोड़ा, फिर भी सबने उसका साथ दिया। माइकल खुद को भी ठीक से नहीं समझ पा रहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि वह सजा पाना चाहता है या नहीं। उसे इस बात से नफरत थी कि जुड़वां भाई बहन और मिस्टर क्लेन उसके परिवार का इस्तेमाल करके उसकी भावनाओं से खेल रहे थे, लेकिन वह ये भी जानता था कि उसे इस पूरी स्थिति को अलग तरीके से संभालना चाहिए था। वह एलिस और दूसरों से पक्षपात पाने के बजाय सजा पाना ज्यादा पसंद करता। मुझे अब कुछ नहीं पता, माइकल ने मन ही मन चीखते हुए कहा, जबकि वह बाहर से ठीक दिखने की कोशिश कर रहा था। आपके पहले सवाल पर वापस आते हुए, सजा और अंतरायामी ध्वज युद्ध के बीच का संबंध थोड़ा जटिल है, एलिस ने पूरी ईमानदारी से कहा और फिर आगे बोली, सरल शब्दों में कहें तो आपकी सजा अंतरायामी ध्वज युद्ध में मानवता के लिए लड़ना है। जब तक आप पर्याप्त मेरिट पॉइंट्स प्राप्त कर लेते हैं, आपकी सजा माफ कर दी जाएगी। ये निर्णय सैन्य अकादमी के ग्रैंड एल्डर्स के मतदान के अनुसार लिया गया है। माइकल चुप रहा। उसे पता था कि अगर उसने अभी मुंह खोला तो वह बेतुकी बातें ही बोल देगा। उसकी भावनात्मक स्थिति एक बार फिर बहुत नाजुक थी। एलिस ने चुप्पी को आगे बोलने का संकेत समझा और कहा, अकादमी के सबसे बड़े निवेशक ने श्री क्लेन की योग्यता पर सवाल उठाए। उन्होंने जैन जुड़वा बच्चों और श्री क्लेन द्वारा कई दिनों तक एक नए छात्र का पीछा करने के कारण, गोपनीय जानकारी का उपयोग करके उसे उकसाने के कारण, और एक शिक्षक न केवल एक नए छात्र को रोकने में असमर्थ रहा, बल्कि उससे हार भी गया, इस बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट की मांग की। इन्वेस्टर ने यह भी कहा कि जैन जुड़वा बहनों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपने उन्हें रोका। आप में उन्हें स्थायी चोटें पहुंचाने की पूरी ताकत थी, लेकिन आपने उन्हें साफ सुथरा काटा, जिससे वे बिना किसी परेशानी के अपनी भुजाएं फिर से जोड़ सकीं। मैंने जो विशेष व्यवहार किया, उसे जोड़ते हुए इन्वेस्टर ने कहा कि जैन जुड़वा बहनों को एक साथी छात्र होने के नाते सबक सिखाने के लिए आपको दंडित नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही श्री क्लेन की पेशेवरता और इरादों पर भी सवाल उठाए गए। एलिस ने हल्के अंदाज में कहा, कुल मिलाकर मामला थोड़ा और जटिल था, लेकिन उस बात पर इन्वेस्टर ने मांग की कि आपको दंडित नहीं किया जाना चाहिए। वह निवेशक कौन है? माइकल ने एलिस की बात सुनते हुए सोचा। दुर्भाग्यवश निवेशक के फैसले को ग्रैंड एल्डर्स और अकादमी में निवेश करने वाले अन्य परिवारों और घरानों ने खारिज कर दिया।
कुछ लोग आपकी शक्ति से प्रभावित हुए, जिनमें पेड्रा और लाविता परिवार शामिल थे। उन्होंने कहा कि आपके प्रति नरमी बरतना उचित नहीं होगा। इससे भविष्य में और अधिक परेशानी ही होगी। आपकी सजा माफ करने के बजाय आपकी शक्ति का उपयोग मानवता की भलाई के लिए किया जाना चाहिए। कुछ विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया गया कि आपको युद्ध प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना होगा, ध्वज युद्ध के सदस्य के रूप में चुना जाना होगा और एक टेकुर को मारना होगा। इससे मानवता के नाम पर आपको पर्याप्त सैन्य पुण्य प्राप्त होंगे, जिससे आपके लापरवाह व्यवहार की भरपाई हो जाएगी और आपकी सजा रद्द हो जाएगी। आखिरकार दूसरे पक्ष ने लड़ाई शुरू की थी और आपने केवल बलपूर्वक उनकी कार्रवाई का जवाब दिया। माइकल थोड़ा उलझन में था, बल्कि काफी हद तक। हालांकि योजना उतनी बुरी नहीं लग रही थी। ये निश्चित रूप से उसके युद्ध प्रतीक को खोने से बेहतर थी। बस एक ही बात थी जो उसे परेशान करती थी। वे मेरी सजा रद्द नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसमें बदलाव कर रहे हैं ताकि वे देख सके कि मैं कैसा प्रदर्शन करता हूं। उन्होंने वीडियो फुटेज जरूर देखा है और अब वे मेरी ताकत के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया अपने दोस्त को मदद करने के लिए धन्यवाद दें, माइकल ने सारी बातें समझने के बाद कहा। एलिस ने जिस निवेशक का जिक्र किया था, वह निश्चित रूप से उसकी दोस्त थी। हो सकता है कि वह एलिस की मदद करना चाहती हो ताकि उस पर किसी तरह का कोई असर न पड़े, लेकिन उसके हस्तक्षेप से माइकल को काफी मदद मिली। वो कुतिया मेरी दोस्त नहीं है, एलिस ने ताना मारा, जिससे माइकल के होठों पर मुस्कान खिल उठी। माइकल को पूरा यकीन था कि एलिस और निवेशक पक्के दोस्त थे, तभी तो एलिस खुलेआम उसे कोस रही थी। आखिर एलिस के करीब कोई आ ही नहीं सकता था। वो उन लोगों पर ध्यान भी नहीं देती थी जिन्हें वो पसंद नहीं करती थी। मुस्कुराते हुए उन्हें कोसने की तो बात ही छोड़ो। मुझे खेद है कि तुम्हें इतना कष्टदायक काम दिया गया है। अंतरआयामी ध्वज युद्ध में भाग लेने से कहीं कम खतरनाक सजा होती। मुझे लगता है, नहीं। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, एलिस ने विषय बदलते हुए कहा। सामान्य परिस्थितियों में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा निष्कासित कर दिया जाता, या अगर रईसों ने कुछ और आरोप लगाए होते तो तुम्हें कुछ महीनों के लिए हिरासत में रखा जा सकता था। लेकिन मेरी वजह से। उसकी आवाज धीमी पड़ गई और वह उदास चेहरे के साथ जमीन की ओर देखने लगी। हालांकि माइकल एलिस की तरह नहीं सोचता था। इसमें एलिस की कोई गलती नहीं थी। अगर होती भी तो माइकल जानता था कि वह देर सवेर ज्यादा शक्तिशाली संगठनों, परिवारों और घरानों की साजिशों में फंस ही जाता। बेहतर यही था कि मिस्टर क्लेन और जैन जुड़वां भाइयों द्वारा बिछाए गए कुतरे जाल में फंसकर उससे सबक लिया जाए, बजाय इसके कि सीधे बड़े बड़े ताकतवरों की गंदी साजिशों में फंस जाए। उसे मिली सजा को लेकर वह अभी भी थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसने फिर भी उसे स्वीकार कर लिया। शायद सैफाइलेक मिलिट्री अकादमी से निष्कासित होना अंतरआयामी ध्वज युद्ध में शामिल होने के आदेश से कहीं कम खतरनाक होता, लेकिन माइकल अपने उन दोस्तों से अलग नहीं होना चाहता था जिनसे उसकी अच्छी जान पहचान हो गई थी। इसके अलावा अंतरायामी ध्वज युद्ध अपनी शक्ति बढ़ाने का एक अच्छा अवसर प्रतीत होता था। उसे लघु आयामी द्वार के नियमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि शक्ति के मामले में इस द्वार पर भी लॉर्ड रिफ्ट के समान प्रतिबंध हैं। इसलिए भले ही टेकुर शक्तिशाली थे, वे निश्चित रूप से लाल ड्रैगन जितने शक्तिशाली नहीं होने चाहिए थे। जाहिर है, माइकल अंतरायामी ध्वज युद्ध में मरना नहीं चाहता था, लेकिन इसका समाधान आसानी से हो सकता था। इसका मतलब ये था कि माइकल को अपनी चरम शक्ति प्राप्त करने और अंतरायामी ध्वज युद्ध शुरू होने तक, जो 3 महीने बाद शुरू होगा, और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए बाकी सभी से कहीं अधिक मेहनत करनी होगी। उत्पत्ति विस्तार में 3 महीने आधा साल के बराबर होते हैं, जो लॉर्ड रिफ्ट में प्राप्त संसाधनों का उपयोग करके अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाने के लिए पर्याप्त से अधिक था। अगर वह अपनी सोलर ट्रेड्स का और गहराई से अध्ययन कर पाता और उन्हें थोड़ा अपग्रेड कर लेता, तो उसकी युद्ध क्षमता निश्चित रूप से इतनी बढ़ जाती कि वह कुछ कमजोर टेकुर से भी लड़ सकता था। माइकल को इस बात का पूरा यकीन था। आखिर उसके पास 9 सोलर ट्रेड्स थी, जिनमें से 6 का इस्तेमाल युद्ध में किया जा सकता था। अगर टैमिंग को भी शामिल कर लिया जाए तो 7। अंतरायामी ध्वज युद्ध के बारे में सोचने से माइकल को एक लक्ष्य मिला जिसके लिए वह प्रयास कर सकता था। इससे उसे खुद को संभालने और मजबूत बनने की प्रेरणा मिली, बजाय इसके कि वह सारा दिन अपने क्षेत्र में निष्क्रिय बैठा रहे और डैनी के बारे में सोचता रहे। मुझे फिर से ओरिजिन एक्सपेंस में प्रवेश करने की अनुमति है ना? माइकल ने पूछा। उसकी आंखों में जीवन की चमक फिर से जगमगा उठी थी। एलिस ने माइकल को इस हालत में देखने की उम्मीद नहीं की थी। ऐसा लगा जैसे उसका व्यक्तित्व अचानक बदल गया हो, लेकिन यह एक अच्छा बदलाव था। हाँ, आपको फिर से ओरिजिन एक्सपेंस में प्रवेश करने की अनुमति है, उसने सिर हिलाकर उत्तर दिया।
और हम 2 हफ्ते में बरसेरकर्स और वॉरलॉक सैंटोस से मिलने के लिए रवाना होंगे, क्या ये सही है? माइकल ने ये सुनिश्चित करने के लिए एक और सवाल पूछा कि उसने पहले गलत तो नहीं सुना था। पहले मिली जानकारी से उसका दिमाग अभी भी उलझन में था, लेकिन वह अब और ज्यादा सोचना नहीं चाहता था। वह बहुत ज्यादा सोचने से थक चुका था, इसीलिए उसने निष्क्रिय बैठने के बजाय तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। नहीं, बैटल एक्सचेंज 2 हफ्ते में शुरू होगा। हमें 3 दिन में निकलना होगा। इसका मतलब है कि आपको जल्द से जल्द प्रथम वर्ष के छात्रों की रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचना होगा, एलिस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हालांकि वह उतनी आत्मविश्वासी नहीं लग रही थी। माइकल की आत्मा की विशेषताएं भले ही शक्तिशाली हों, लेकिन उसकी शारीरिक स्थिति इस समय उतनी अच्छी नहीं थी। मिस्टर क्लेन से लड़ते हुए उसके शरीर को बहुत कष्ट हुआ था, और वह निश्चित नहीं थी कि उसका शरीर टूटने से पहले कितना और सहन कर पाएगा। हालांकि माइकल ने बस अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में फिर से वही चमक आ गई और उसके अंदर थोड़ी सी उत्तेजना भर गई, जो खुद उसके लिए भी थोड़ी हैरानी की बात थी। उसने गहरी सांस ली और उठकर अपने कमरे से बाहर निकल गया। मैं 3 दिन में वापस आ जाऊंगा। माइकल जब गलियारे से तेजी से गुजरा तो एलिस को बस इतना ही सुनाई दिया। उसकी तीक्ष्ण नीली आंखें उसके जाते हुए रूप को देखती रहीं। एलिस जानती थी कि माइकल के लिए महज 3 दिनों में अपना पुराना शरीर वापस पाना मुश्किल होगा। हालांकि एलिस ये भी जानती थी कि माइकल कुछ हफ्ते पहले लॉर्ड रिफ्ट में प्रवेश कर चुका था। संभव है कि लॉर्ड रिफ्ट में प्राप्त नई शक्तियों के अलावा माइकल ने कुछ और उपयोगी लाभ भी हासिल किए हों। एलिस के मन में माइकल की शक्तियों को लेकर कई सवाल थे, लेकिन उनसे पूछना मुश्किल था, खासकर इसलिए क्योंकि किसी के सोल ट्रेड्स के रहस्य आमतौर पर गोपनीय होते हैं। खुद एलिस समेत अधिकांश शक्तिशाली लॉर्ड्स, अगर जरूरी न हो तो दूसरे लॉर्ड्स के सामने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते थे। अपने सोल ट्रेड्स के रहस्य उजागर करने की तो बात ही छोड़िए, वे तो ये भी नहीं चाहते थे कि दूसरों को पता चले कि उनके सोल ट्रेड्स कितने शक्तिशाली हैं। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। उन्होंने केवल इतना ही बताया कि जागृति के दिन उनके सोल ट्रेड की स्टार रेटिंग क्या थी, लेकिन बस इतना ही। लेकिन माइकल को अपनी आत्मा की विशेषताओं को गुप्त रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब भी आवश्यक होता वो उन्हें उजागर कर देता था, लेकिन यही सारी मुसीबत की जड़ थी। एलिस की निगाहें उसकी कंपन करती हुई क्रिस्टल घड़ी पर पड़ी और उसके सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई दी। मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, माइकल? उसने गहरी सांस ली और स्टारनेट मैसेंजर खोला, जहां दर्जनों नए संदेश दिखाई दिए थे। मुझे वीडियो फुटेज डिलीट करने की कोशिश करनी चाहिए थी। अब बहुत सारे लोग आप में दिलचस्पी ले रहे हैं। आपका जीवन अब पहले जैसा शांत और सुकून भरा नहीं रहेगा। माफ कीजिएगा। एलिस के शब्द गूंजने के बाद माइकल के कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों तक उसने अपनी पुरानी चेक देखी और फिर उठकर चली गई। उसकी आंखों में चिंता गायब हो गई और उसकी जगह एक अजीब सी ठंडी अभिव्यक्ति आ गई, वही भाव जो हर कोई फ्रोजन डचेस के चेहरे पर देखने का आदी था। एलिस जेनोविया के पास करने के लिए बहुत कुछ था, और चिंता और फिक्र दोनों ही उन कार्यों के लिए उपयुक्त भावनाएं नहीं थीं। इसके बजाय उनका ठंडा और दुर्गम स्वभाव उनके आगामी कार्यों के लिए कहीं अधिक उपयुक्त था। वह माइकल के कमरे से निकली और तुरंत अपने कार्यालय में लौट आई, जहां उसने अपना रूनिक गेट प्रकट किया। चलिए देखते हैं कि दानव कितनी दूर तक आगे बढ़ गए हैं, एलिस ने रूनिक गेट में गायब होने से पहले धीरे से कहा। उसकी आत्मा की शक्ति का एक अंश अनजाने में उसके शरीर से रिस गया, जिससे कार्यालय में सब कुछ पल भर में जम गया। एलिस तो पहले ही ओरिजिन एक्सपेंस लौट चुकी थी, लेकिन माइकल अभी भी बार्थोलोम्यू शॉप के कैटलॉग देखने में व्यस्त था। उसने अपनी डायमंड सदस्यता का उपयोग करके कई तरह की उच्च गुणवत्ता वाली जड़ी बूटियां, मिश्रण बनाने के उपकरण, औषधीय सीरम, व्यंजन विधि और अन्य सामान ऑर्डर कर दिए थे। अधिकांश वस्तुएं उसके शरीर की देखभाल करने और शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया को बढ़ावा देने में उपयोगी थीं। माइकल अगले 3 दिनों में पवित्र सुधार शरीर शोधन तकनीक का अभ्यास शुरुआत से दूसरे चरण तक करना चाहता था। अगर माइकल ने पवित्र सुधार शरीर परिष्करण तकनीक के दूसरे चरण को पहले ही पार न कर लिया होता तो यह असंभव होता। हो सकता है कि अभी उसका शरीर उतना अच्छा न हो, लेकिन उसका संपूर्ण स्वास्थ्य लगभग पूर्णता के करीब पहुंच चुका था। अपने शरीर को दूसरी बार फिर से निखारना उसकी मांसपेशियों के लिए एक तरह का प्रोत्साहन और व्यायाम दोनों माना जा सकता है, और यही वह सब कुछ था जिसकी उसे 3 दिनों के भीतर अपनी पूर्व शारीरिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए आवश्यकता थी। पोषक तत्वों, मूल ऊर्जा और शरीर को मजबूत करने वाली गोलियों के साथ। शरीर को मजबूत बनाने वाली गोली की विधि के बिना माइकल को 3 दिनों के भीतर अपना पुराना शरीर वापस पाने का भरोसा नहीं होता।
लेकिन अब स्थिति बदल गई क्योंकि उसके पास विधि, एक कुशल रसायनज्ञ और आवश्यक गोली के कई बैच बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियां मौजूद थीं। उन्होंने अपनी अधिकांश धनराशि बार्थोलोम्यू शॉप से विभिन्न सामान खरीदने में खर्च कर दी। इसके बाद उन्होंने दुकान प्रबंधक के साथ दोपहर की चाय पर मिलने और कृषि परियोजना के बारे में चर्चा करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। आराम करने के बजाय माइकल दौड़कर अपने कमरे में वापस गया और उसने अपने युद्ध प्रतीक का उपयोग करके रूनिक गेट को प्रकट किया। वह उससे होकर गुजरा और अनछुए जंगल में लौट आया, जहां उसके लोग पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। टियारा और एडवेंचरर टीम के वनकल्पित बोनो ने अपने स्वामी के साथ निष्ठा के बंधन के माध्यम से महसूस किया कि माइकल एक नए मकसद के साथ लौट आया है। माइकल के उनके सामने दोबारा प्रकट होते ही वे तुरंत समझ गए कि एक अलग ही व्यक्ति उनकी ओर बढ़ रहा है। उसका शरीर भले ही कमजोर हो, लेकिन उसकी आंखों की चमक किसी कमजोर आदमी की नहीं थी, ये तो निश्चित था। मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गए हो, टियारा ने कहा, उसके होठों पर एक जीवंत मुस्कान खिल उठी। जब मैं अनुपस्थित था तब आप लोगों ने इलाके को बखूबी संभाला, माइकल ने प्रशंसा करते हुए कहा। उसने ताजी हवा में गहरी सांस ली और ऊपर विशाल पेड़ों की घनी छतरी की ओर देखा। मैं वापस आ गया हूँ। कृपया और भी उपन्यास पढ़ें ताकि हम अध्यायों को जल्दी अपडेट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। माइकल लॉर्ड रिफ्ट में 100 घंटे तक रहा था। ओरिजिन एक्सपेंस के बाहर 1 सप्ताह तक बेहोश रहा, 2 और सप्ताह तक ठीक होने में बिताए और अतिरिक्त 10 दिनों तक ठीक से काम नहीं कर पाया था, इसलिए उसे काफी कुछ कवर करना था, वास्तव में काफी कुछ। हालांकि 6 अलग अलग गोदामों में छिपाकर रखे गए राक्षसों के शवों को निकालना शुरू करने से पहले माइकल ने ऊर्जा बढ़ाने वाली गोली, रक्त पुनर्भरण गोली, शरीर को मजबूत करने वाली गोली और योद्धा ज्ञानवर्धक औषधि की विधि अपने रसायन शास्त्रियों को सौंप दी। उसने लॉर्ड रिफ्ट से इकट्ठा किए गए पौधों, जड़ी बूटियों, पेड़ों और विभिन्न फूलों को अपने माली और वनस्पति विज्ञानी को सौंपने से पहले कुछ गोलियां और औषधियां बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध कराए। माइकल को यकीन नहीं था कि उनमें से कितने दोबारा लगाए जा सकते हैं, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि उसके द्वारा बुलाए गए लोग उनमें से अधिकांश को बचाने में सक्षम हैं। उसे उनकी क्षमताओं पर पूरा विश्वास था। इसके बाद उसने लिलिका को 1000 से अधिक श्रेष्ठ प्राणियों के बहुमूल्य दैत्य अंग सौंप दिए। लिलिका ने श्रेष्ठ प्राणियों के अंगों को संग्रहित किया और भूमिगत निर्माण कक्ष की ओर दौड़ पड़ी, जहां इन अंगों को उच्च गुणवत्ता वाले हथियारों में परिवर्तित किया जाना था। माइकल के पास कई टन अयस्क भी थे जिनका उपयोग उच्च श्रेणी के द्वितीय और तृतीय स्तर के हथियार बनाने के लिए किया जा सकता था। हालांकि उन्हें सौंपने के बजाय माइकल ने उनके साथ एक अलग योजना बनाई। उसके पास ड्रेका का अवशेष था, जिसे उसने टियारा को सौंप दिया, जिसे लकड़ी के हवेली के अंदर गर्मी और आग प्रतिरोधी कमरा बनाने का काम सौंपा गया था। हालांकि ड्राका का अवशेष भूमिगत लोहारखाने में अधिक सुंदर और आकर्षक लग सकता है, लेकिन लकड़ी के महल में ये कहीं अधिक सुरक्षित रहेगा। यह एक अवशेष था, एक जादुई लोहारखाना जो कलाकृतियों जैसे शस्त्र बनाने में सक्षम था। निम्न श्रेणी के अयस्कों को भी अद्वितीय हथियारों में बदला जा सकता था, जिनका प्रभाव प्राकृतिक निम्न गुणवत्ता वाली प्रथम श्रेणी की कलाकृति के समान होता था। ऐसी वस्तु को भूमिगत पारिस्थितिकी तंत्र के बजाय अपने क्षेत्र के केंद्र में रखना कहीं अधिक सुरक्षित था। कम से कम वह लकड़ी के महल के अंदर अवशेष की बेहतर निगरानी और शोध कर सकता था, क्योंकि यह हमेशा उसकी नज़र में रहेगा। माइकल को दिन भर इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। राक्षस के अंगों, अनोखे व्यंजनों और ड्रेका के अवशेष को सौंप दिए जाने के बाद माइकल ने अपने स्थानिक थैले और अपने युद्ध प्रतीक के भंडारण स्थान को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। उसने सब कुछ वापस ले लिया और सैकड़ों समन से लूटे गए सामान को छांटने और उन सभी चीजों को स्टोर करने में मदद करने के लिए कहा जिनकी उन्हें जरूरत नहीं थी। इसके बाद उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ वास्तुकारों, इंजीनियरों और जादूगरों को एक नया मिशन सौंपा। उन्हें टेलीपोर्टेशन एरे के निर्माण पर काम करने के लिए कहा गया। माइकल को पता था कि टेलीपोर्टेशन एरे बनाना आसान नहीं है। इसमें शायद कई हफ्तों की कड़ी मेहनत, गंतव्य के सटीक निर्देशांक और कई जटिल नक्काशी की आवश्यकता होगी। माइकल वास्तव में टेलीपोर्टेशन एरे की कार्यप्रणाली और तर्क को पूरी तरह से नहीं समझता था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि इसका उपयोग अंतिम जंगल और पवित्र रेगिस्तान के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। वह जिस प्रणाली को स्थापित करना चाहता था वह केवल अल्प दूरी की टेलीपोर्टेशन प्रणाली थी, लेकिन लॉर्ड रिफ्ट के भीतर प्राप्त विशाल ज्ञान और जानकारी के बल पर माइकल इसे हासिल कर सकता था। ये कहा जा सकता है कि लाक्सार्टा पुस्तकालय और ड्रेकोनिया युग में खोया हुआ अत्याधुनिक ज्ञान अब उसके मस्तिष्क में समाहित था। माइकल ने कुछ स्मृति क्रिस्टल खरीदे थे जिनमें वह कुछ खास किताबों से जुड़ी अपनी यादें सहेजना चाहता था।
स्मृति क्रिस्टल का इस्तेमाल करना किसी को अपने मन की बात पढ़ने देने से कहीं ज्यादा आसान था, क्योंकि ऐसा करने से उसकी मन पढ़ने की क्षमता का उल्टा असर हो सकता था। स्मृति क्रिस्टल इस्तेमाल करने का विचार उससे बार्थोलोम्यू की दुकान में आया था। उसने संयोग से क्रिस्टल और उनके बारे में लिखी जानकारी देखी और उसे देखते ही पसंद आ गया। लक्सार्टा पुस्तकालय के ज्ञान को व्यवस्थित करने और स्मृति क्रिस्टल में संग्रहित करने में थोड़ा समय लगेगा ताकि अन्य लोग इसे आसानी से प्राप्त कर सकें और सीख सकें, लेकिन ये प्रयास सार्थक होगा। आखिरकार लक्सार्टा पुस्तकालय की सामग्री केवल ड्रेकोनिया युग के इतिहास तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें तकनीकी ज्ञान, समय के साथ लुप्त हो चुकी अनूठी मार्शल आर्ट तकनीकें, विभिन्न बीस्टेरियम कलाकृतियों, राक्षसों, उत्पत्ति विस्तार की इच्छा, प्राचीन खंडहर, विभिन्न जातियों आदि के बारे में जानकारी भी शामिल थी। लेकिन माइकल ने स्मृति क्रिस्टल में जो यादें संजो रखी थीं, वे ज्यादातर टेलीपोर्टेशन एरे बनाने, उन्हें ओवरलैप करने या बदलने आदि से संबंधित थीं। टेलीपोर्टेशन एरे के लिए जिम्मेदार टीम को प्रयोग शुरू करने से पहले हफ्तों, शायद महीनों तक स्मृति क्रिस्टल पर शोध करना होगा। तभी वे अल्प दूरी के टेलीपोर्टेशन एरे को इस तरह बदल पाएंगे जिससे संभवतः उसे पवित्र रेगिस्तान से जोड़ा जा सके। एक बार जब वह पवित्र रेगिस्तान में पहुंच गया तो उसके लिए छिपे हुए क्षेत्र को ढूंढना और डैनी की मौत का कारण और उसे मारने वाले का पता लगाना केवल समय की बात थी। माइकल ये पता लगाने की कोशिश भी कर सकता था कि मिस्टर क्लेन का मालिक कौन था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि उसकी मौजूदा ताकत और नगण्य प्रभाव को देखते हुए ये काफी मुश्किल होगा। इसके मुकाबले पवित्र रेगिस्तान में सच्चाई की खोज करना कहीं ज्यादा आसान होगा। जब उसके समन्स ने उसका लूटा हुआ सामान व्यवस्थित कर लिया तो उन्होंने सब कुछ गोदामों में रख दिया। 6817 समनिंग स्क्रॉल, 118-041 समनिंग स्क्रॉल फ्रेगमेंट, 195 एक स्टार टियर 2 आर्टिफैक्ट और 2006 दुर्लभ ब्लूप्रिंट। मुझे आर्टिफैक्ट और ब्लूप्रिंट बेचकर और समनिंग स्क्रॉल खरीद लेने चाहिए थे, माइकल ने अपने चेहरे पर मुस्कान लिए सोचा। यदि माइकल समनिंग स्क्रॉल के टुकड़ों को मिलाकर साधारण समनिंग स्क्रॉल बनाता तो उसके पास 10,000 से अधिक समनिंग स्क्रॉल होते। उसे पूरा विश्वास था कि अपने क्षेत्र की जनसंख्या में 10,000 की वृद्धि करना लाभकारी होगा, क्योंकि इससे उसे वफादारी के अतिरिक्त संबंधों से आत्मा शक्ति का भरपूर प्रवाह प्राप्त होगा। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। लेकिन उसे यकीन नहीं था कि सबके रहने के लिए उनके पास पर्याप्त जगह होगी। इसके अलावा माइकल को अभी भी बड़े गोदामों में रखे हजारों राक्षसी शवों को निकालना बाकी था। अगले कुछ घंटों में माइकल ने यही किया और धैर्यपूर्वक अपने मास्टर कीमियागरों का इंतजार किया। शरीर को मजबूत बनाने वाली गोलियों का पहला बैच जल्द ही तैयार हो जाना चाहिए। टियर 1 मॉन्स्टर्स को एक्सट्रैक्ट करने पर औसतन 25 समनिंग स्क्रॉल फ्रैगमेंट मिलते हैं। इनमें से 60% संभावना है कि एक साधारण समनिंग स्क्रॉल मिलेगा, 45% संभावना है कि ब्लूप्रिंट मिलेगा और 3% संभावना है कि एक टीएलएस आर्टिफैक्ट मिलेगा। माइकल के बगल में खड़े अटेंडेंट ने उनके आंकड़े लेकर लौटने के बाद कहा। टियर 2 मॉन्स्टर्स के बारे में क्या? माइकल ने खुद ही आंकड़े निकालते हुए पूछा। मेरे स्वामी, टियर 2 मॉन्स्टर्स की ड्रॉप रेट उनकी ताकत और दुर्लभता के अनुसार अनियमित होती है, युवा सेवक ने जल्दी से जवाब दिया, लेकिन माइकल को उसकी ओर दयालुता से मुस्कुराते हुए देखकर वह थोड़ा शांत हो गया। आज की रिपोर्ट के लिए माइकल के परिचारक होने के कारण वह तनाव महसूस कर रहा था, खासकर इसलिए क्योंकि उनके स्वामी को आज की लूट और बाद में शुरू होने वाले सामूहिक आह्वान के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट चाहिए थी। लेकिन हमने एक मोटा अनुमान लगाया है। एक्सट्रैक्शन का उपयोग करने पर टियर 2 मॉन्स्टर से 3 से अधिक समनिंग स्क्रॉल मिलने की संभावना है। प्रत्येक टियर 2 मॉन्स्टर के शव से 60 से अधिक समनिंग स्क्रॉल निकाले जा सकते हैं। उनसे कम एक ब्लूप्रिंट भी मिलेगा और टियर 1 आर्टिफैक्ट्स की मिलने की दर भी 3% है, जबकि टियर 2 आर्टिफैक्ट्स मिलने की संभावना 0.09% है। युवा सेवक ने ये सब जोर से पढ़ा जबकि उसके चारों ओर सुनहरी धाराएं घूम रही थीं। निष्कर्षण की सुनहरी धाराओं ने छठे गोदाम में राक्षसी शवों का विच्छेदन पूरा कर लिया और दर्जनों समन्स ने उन्हें ठीक से संग्रहित करने के लिए उठा लिया। माइकल के चारों ओर समनिंग स्क्रॉल के टुकड़े, कलाकृतियां और ब्लूप्रिंट के छोटे छोटे ढेर लगे हुए थे। सामान का मूल्यांकन किया गया था और माइकल को उसके कब्जे में मौजूद सामान के बारे में बेहतर जानकारी देने के लिए सब कुछ सटीक रूप से नोट किया गया था। सामान की अंतिम खेप को जोड़ने पर 3842 प्रथम श्रेणी के राक्षस शव और 891 द्वितीय श्रेणी के राक्षस शव लूटे गए और उनका पुनर्तः विच्छेदन किया गया।
158, 420 समनिंग स्क्रॉल के टुकड़े, 5870 समनिंग स्क्रॉल, 2628 ब्लूप्रिंट, 115 स्तरहीन कलाकृतियां, 28 प्रथम श्रेणी की कलाकृतियां और एक द्वितीय श्रेणी की कलाकृति प्राप्त की गई हैं। सेवक की आवाज में उत्साह की झलक थी जब वह माइकल की उपलब्धियों का हिसाब लगा रहा था। वह अपने स्वामी के लिए खुश था और सामूहिक आह्वान के बाद क्षेत्र के विस्तार की कल्पना से उसे अपार आनंद हो रहा था। माइकल ने अपनी गणना करने से पहले उस भोले भाले युवक को देखकर मुस्कुराया। लॉर्ड रिफ्ट के राक्षस से लूटी गई वस्तुओं और मेरे शिकारियों द्वारा प्राप्त किए गए शिकार को मिलाकर मेरे पास कुल 12,687 समनिंग स्क्रॉल, 276, 461 समनिंग स्क्रॉल फ्रेगमेंट, 4,634 ब्लूप्रिंट और ढेर सारी कलाकृतियां उपलब्ध हैं। माइकल ने गहरी सोच में डूबने से पहले बुदबुदाया। यदि वह समनिंग स्क्रॉल के टुकड़ों को जोड़कर साधारण समनिंग स्क्रॉल बना लेता तो वह बाद में बुलाए जाने वाले 12,000 सम्मनों में 10,000 और सम्मन जोड़ सकता था। हालांकि अपने क्षेत्र में 20,000 से अधिक सम्मन जोड़ना बहुत अधिक होता। माइकल के पास इतने सारे सम्मनों को एक साथ संभालने के लिए पर्याप्त वृक्ष, गृह, भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं नहीं थीं। यहां तक कि 12,000 साधारण सम्मनों का विस्तार भी थोड़ा मुश्किल था क्योंकि इस समय उसके क्षेत्र में 30,000 से कम नागरिक रहते थे। सौभाग्यवश माइकल के कई हफ्तों से अनुपस्थित रहने के कारण उनके बुलावे में ऐसी स्थिति की भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी। इसलिए उन्होंने वृक्षगृहों का निर्माण जारी रखा और उनकी अनुपस्थिति में सामूहिक आह्वान के लिए सभी तैयारियां कर लीं। जब माइकल ने पहली बार सुना कि उसके सिमोन्स ने इतनी दूरदर्शिता से काम लिया है तो उसे सचमुच गर्व महसूस हुआ। मानो उसके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो और वह ऐसे विचारशील अधीनस्थों को पाकर खुश था। लेकिन उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी आबादी अचानक दोगुनी हो जाएगी। इसलिए माइकल ने लगभग 270,000 समनिंग स्क्रॉल्स को 27 मिथिक समनिंग स्क्रॉल्स में बदलने का फैसला किया। उसके एक सम्मन को गोदाम में 5,000 समनिंग स्क्रॉल फ्रेगमेंट्स का भंडार मिला और उसने उसे माइकल को सौंप दिया जिससे वह 28वां मिथिक समनिंग स्क्रॉल बना सका। ये सब हो जाने के बाद माइकल ने उन सभी को बुलाया जो उस समय समनिंग गेट के काम में व्यस्त नहीं थे। उसने अपने पास मौजूद सभी समनिंग स्क्रॉल निकाले और आसपास के सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए गला साफ किया। आइए अपने परिवार के नए सदस्यों का स्वागत करें। कृपया और भी उपन्यास पढ़ें ताकि हम अध्यायों को जल्दी अपडेट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया और भी उपन्यास पढ़ें ताकि हम अध्यायों को जल्दी अपडेट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछला अध्याय, अगला अध्याय। कृपया और भी उपन्यास पढ़ें ताकि हम अध्यायों को जल्दी अपडेट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।